हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम अपना बायोलॉजी का जो हमारा सेट 2, ठीक है, यानी कि पार्ट 2 जो है हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जाके वीडियो देख सकता है। तो फिर से हम 25 क्वेश्चन का संग्रह लेके आए हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपके पास मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट से। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता है, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है, ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग होता रहता है, गिरता ही रहता है, तो उसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष, कौन सा ये इफेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इफेक्ट है ये आपको बताना है। तो क्या कह रहा है कि जब अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि बहना जब रुकता नहीं है तो इसका क्या कारण है, ठीक है, या इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी रुधिर प्लाज्मा, ऑप्शन सी बिंबाणु, ऑप्शन डी लसिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबाणु। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबाणु। तो कुछ सुनिए इसके बारे में। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जब अधिक समय तक किसी व्यक्ति में रक्त बहता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है, तो इसका एक ही कारण होता है, उसको हम बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, रक्त का बहना जो रुकता नहीं है, क्लोटिंग नहीं बनती, उसको हम कहते हैं बिंबाणु। ओके, और उसके बाद जो ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है कितना परसेंट होता है। तो आपको पता होगा ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% होता है। इसका रंग हल्का पीले रंग का होता है ना, हल्का पीला रंग। जब चोट लगने के बाद जब ब्लड बंद होना शुरू हो जाता है तो पीले पीले कलर का एक लिक्विड सा निकलने लगता है। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर 90% जल होता है और 10% होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स इत्यादि उसके अंदर पाए जाते हैं। किसमें, अब ये मत कंफ्यूज मत होना, जो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा वो 55% पाया जाता है। ठीक है, उस प्लाज्मा के अंदर जो पीला रंग होता है, ठीक है, जो इसका हल्का पीला रंग होता है, उसमें 90% तो जल होता है और 10% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है आपका लिम्फोसाइटिड्स। ठीक है, एक प्रकार का ये WBC है। ठीक है, हम बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि बॉडी का क्या होता है, इसी को हम कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, WBC को ही एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन है जो कि रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर थी। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को आगे करते जाएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर हम कह रहा कि मानव में रक्त किस सामान्य pH मान, ठीक है, तो रक्त का बताना है किसका बताना, रक्त का बताना है। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी pH मान की, तो उसके अंदर लगभग नहीं तो मैं 40 के आसपास मैंने सभी पदार्थ के जो भी pH मान है, नींबू हो, चींटी हो, अनार, अमरूद हो, फल है उसके अंदर, सब्जी हैं उसके अंदर, और रक्त हो गया, लार हो गया, पसीना हो गया, आंसू हो गए, सब कुछ मैंने करा रखा है। ठीक है, आपको वीडियो देखनी चाहिए, वो आपको सिर्फ सर्च करना है तैयारी जीत की और pH संबंधित। ठीक है, इस तरह से आप डालेंगे तो आपके पास वो वीडियो ओपन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.4। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो मानव का जो रक्त होता है उसका सामान्य pH मान 7.4 होता है और 7 के आसपास क्या होता है देखिए। और जो अम्लीय हम किसको कहते हैं, अम्लीय हम कहते हैं जो 7 से कम होता है। ठीक है, उदासीन किसे कहेंगे, हम उसे कहेंगे जो 7 होता है, एग्जैक्टली 7, और जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्षारीय यानी कि बेस बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। ठीक है, जो बाहरी कर्ण होता है, जो उसका कठोरपन होता है, कठोर लचीला भाग बना होता है, वो बताना आपको किसका बना होता है। ठीक है, वो आपको बताना है किसका बना होता है। तो बाहरी कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। ऑप्शन ए कंडारा यानी कि टेंडन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी अस्थि यानी कि बोन, ऑप्शन सी उपस्थि यानी कि कार्टिलेज, और ऑप्शन डी है आपका स्नायु। ठीक है, यानी कि लिगमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी।
क्लियर दोस्तों। चलिए तो कुछ सुनिए, जैसे कि हमारा उपस्थि, जैसे कि हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है, का निर्माण किससे होता है? कंकाली संयोजी उत्तक से होता है, ठीक है, कंकाली संयोजी उत्तक से होता है। यह एक अर्ध ठोस, पारदर्शक और लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये जो कार्टिलेज होते हैं ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो नेक्स्ट जो बी ऑप्शन में अस्थि दिखाई दे रहा है आपको, बोन होता है एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। जो आपकी बोन है वो एक हार्ड और कठोर और सॉलिड होता है, ठीक है, मजबूत भी काफ़ी होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो जंतु एवं मैट्रिक्स का बना होता है, जंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, ठीक है। जो टेंडन के बारे में कहा गया है उसको हम मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट किसे कहते हैं? जो अस्थि से जोड़, यानी कि हड्डी का हड्डी से जो मिक्सचर होता है, यानी कि जो मिला होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है, कोहनी के पास जैसे जॉइंट होता है, हड्डी का हड्डी से जॉइंट होगा तो उसे हम लिगामेंट कहेंगे। और मांसपेशी का अस्थि से जो जोड़ होता है उसको हम टेंडन कहते हैं, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कह रहा है शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी, जो सबसे मजबूत होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए भुजा में, ऑप्शन बी जांग में, ऑप्शन सी जबड़े में, ऑप्शन डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जबड़े में, इन जॉ, ठीक है। किसके अंदर? जबड़े में। शरीर में सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग पेशी कौन सी होती है? वो होती है आपकी जबड़े की, क्लियर, यानी कि ऑप्शन सी, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मानव के लाल रुधिर कणों यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि रेड ब्लड सेल की जो जीवन काल यानी कि लाइफ स्टाइल होता है उसका कितना होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो कितना होता है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 200। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कितना? 120। 120 दिनों का होता है, ऑप्शन ए 120 दिनों का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अस्थियों में, ऑप्शन बी केवल दांतों में, ऑप्शन सी अस्थि तथा दांतों में, और ऑप्शन डी सभी कोशाओं में, ठीक है। कोशाओं का मतलब होता है सेल्स, जो सेल्स हमारी बॉडी के बने हुए हैं, तो सभी सेल्स में पाया जाएगा। बोन या टीथ में पाया जाएगा, केवल टीथ में पाया जाएगा, या सिर्फ केवल बोन में पाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोन और टीथ, इन दोनों में पाया जाता है क्या? फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस किस में पाया जाता है? बोन में और टीथ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा है कि रुधिर स्कंदन यानी कि क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। जो हमारे शरीर में जैसे खून निकलता है, कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि रक्त बहे ना, जल्दी से ब्लड का क्लोटिंग हो जाए, ठीक है। उस क्लोटिंग बनाने का जो काम करता है वो कौन सा तत्व करता है वो आपको बताना है, क्लियर। कौन सा तत्व करता है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है सोडियम यानी कि Na+, ऑप्शन बी पोटेशियम यानी कि K+, ऑप्शन सी कैल्शियम ++, ठीक है, यानी कि Ca++, और ऑप्शन डी Cl+ यानी कि क्लोरीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम ++, ठीक है, पॉजिटिव। रुधिर का जो ब्लड का जो क्लोटिंग होता है वो कैल्शियम के कारण, ठीक है, किसके कारण? कैल्शियम की आवश्यक के कारण ये बनता है, ठीक है, ओके। तो क्लोटिंग के लिए क्या जरूरी है? कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती है। अब कौन ले जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, किसके द्वारा? कार्बोनिक अम्ल के रूप में। किस रूप में ले जाती है ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट के रूप में, ऑप्शन सी कार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? अब ऑप्शन डी, बी नहीं, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। किसके रूप में? किसके रूप में जाता है? हमारे रुधिर में जो अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, कौन? बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्गीकरण की आधार इकाई बेसिक
यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जीन्स, ऑप्शन बी स्पीसीज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी फाइलम। तो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की बेस इकाई, बेस यूनिट क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज है इसका आधार की इकाई है, वर्गीकरण, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, उसके स्पीसीज़ की, ठीक है, उसकी स्पीसीज़ किस टाइप की है वो बताना है, ठीक है। ओके, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए ओके। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी सुकरात और ऑप्शन डी जे मेंडल, ठीक है। तो आप किसका राइट आंसर क्या जाएगा, अरस्तु साहब को। किसको, एरिस्टोटल या अरस्तु साहब को, ठीक है। इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु साहब को। क्लियर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए तो नेक्स्ट बढ़े फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि मछली, सॉरी उड़न मछली जो उड़ती है ना, फ्लाई फिश, फ्लाइंग फिश जो होती है, ठीक है, वो बताना है। इसमें से कौन सी है, ठीक है, इसमें से कौन सी है। एक्सोसिट्स, एशिया, समुद्री घोड़ा, ऐसी पेंसर, ठीक है, ऐसी पेंसर। तो किसको कहा जाता है, फ्लाइंग फिश किसको जाना जाता है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, एक्सोसिट्स। क्या बोला जाता है, एक्सोसिट्स। क्लियर, चलिए ऑप्शन ए इसका कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेल एक स्तनधारी यानी कि मैमल्स है क्योंकि, अब उसका रीजन बताना है। क्या बोला है, व्हेल, ठीक है, हेल हेल नहीं पढ़ना है इसको, व्हेल जो व्हेल मछली होती है उसके बारे में बताना है। वो एक स्तनधारी है, ठीक है। अब स्तनधारी क्या होता है, स्तनधारी वो होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, तो उसको स्तनधारी कह देते हैं। जो बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, उनको कहते हैं स्तनधारी। तो क्योंकि अब क्या है इसके अंदर ये आपको बताना है। 4 कोष्ठक का हृदय होता है इसलिए, एक जोड़ी बकरी यानी कि उसके अंदर एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, वक्ष एवं उदर। इसका मतलब क्या कह दिया उसने कि जो डायफ्राम होता है वो कहाँ पर होता है, मध्य में होता है यानी कि बीच में होता है, ठीक है। वक्ष तथा उदर के मध्य में डायफ्राम होता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेल एक स्तनधारी यानी कि मैमल्स है क्योंकि इसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है यानी कि 4 लेवलों में बटा हुआ हार्ट होता है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़े। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है ये आपको बताना। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, ऑप्शन ए ग्रासीय गिलों से, ऑप्शन बी डर्मल साक से, ऑप्शन सी युग्मित पक्षों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके अंदर ये सारी की सारी खूबियाँ होनी चाहिए। क्या, एक तो ग्रासीय गिल होना चाहिए, डर्मल साक्ष होना चाहिए, युग्मित पक्ष होना चाहिए, और ये जो बोले गए हैं सारी कंडीशन उसके अंदर फिलफुल होना चाहिए। तो हम बता देंगे ये मछली का समूह है, ठीक है, मछली का वर्ग है। हम इस बता देंगे कि ये मछली है एक तरह की। ओके, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, ये आपको बताना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताना है आपको। ऑप्शन ए तंतुपट यानी कि डायाफ्राम, ऑप्शन बी 4 कोष्ठीय हृदय, ऑप्शन सी दांत विन्यास, ऑप्शन डी अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम स्तनधारी यानी कि जो दूध पिलाते हैं अगर उनको हम एक अलग ग्रुप में बांटना चाहें तो उसके लिए हम मैक्सिमम हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम हम लेते हैं कि उसके जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ना, हार्ट के चैम्बर्स वो 4 पार्ट्स में हो, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट्स हों उसके, ठीक है। तो हम उसे स्तनधारी कह देते हैं। क्लियर, उसको हम स्तनधारी कह देते हैं। यही उसका महत्वपूर्ण लक्षण है, ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। क्या बोला गया, द्विनाम पद्धति के जनक, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर बताना है आपको, बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। ओके, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी मेयर।
तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियस, ऑप्शन सी। द्विनाम पद्धति के जनक, इनका पूरा नाम जो है कैरोलस, क्या बोला जाता है? कैरोलस लीनियस। क्लियर दोस्तों? कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कीटों का मुख्य लक्षण, 2 जोड़ी पंख। अब हम कीटों को किस तरह से अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है? हम कैसे पहचाने कि ये कीट है, तो उसके लिए बताया, ठीक है? मछली के लिए मैंने बता दिया, कीट के लिए मैंने बता दिया, ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना है इसको। 2 जोड़ी पंख होना चाहिए, 3 जोड़ी टांगें होना चाहिए, संयुक्त, यानी कि संयुक्त गलत लिखा हुआ, संयुक्त नेत्र होना चाहिए। ऑप्शन डी जो कह रहा है एक लंबा उदर होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग एब्डोमेन होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या कहा? 3 जोड़ी टांगे, ठीक है? कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे, 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है, ठीक है? क्लियर? ऑप्शन बी, ये है कीटों का मेन पहचानने का लक्षण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 की तरफ। ना उड़ने वाला पक्षी, ऐसा पक्षी जो उड़ता ही नहीं है, ठीक है? और उसको हम पक्षी में रखते हैं, ठीक है? तो आई होप आप ये तो बता ही देंगे। ऑप्शन ए मोर है, ऑप्शन बी बत्तख है, ऑप्शन सी ईमू है, ऑप्शन डी हंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमू। क्लियर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमू, ठीक है? ना उड़ने वाला पक्षी ईमू है, ठीक है? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और आप सब जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका पावो क्रिस्टेटस। क्या बोला जाता है? पावो क्रिस्टेटस, ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में लुप्त पक्षी, ये बताना है आपको, ठीक है? क्या बताना है? हाल ही में जो लुप्त हुआ है वो आपको बताना है। क्लियर दोस्तों? हाल ही में लुप्त पक्षी, ऑप्शन ए आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डोडो, ऑप्शन सी आर्की ओराइनिस, ऑप्शन डी वस्टर्ड, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अभी हाल ही में लुप्त हो चुका है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोडो। डोडो जो पक्षी है, ठीक है, वो हाँ, ये डोडो पक्षी जो है मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है? मॉरिशस में पाया था ये, ठीक है? और ये लुप्त हो चुका है, ठीक है? और आर्किए और ऑक्टेरिस को पक्षी एक सरीसृप के बीच का कड़ी कहा जाता है, ठीक है? यानी कि क्या होता है, इसको, इस पक्षी को कौन खाते हैं? इस पक्षी को कौन खाया जाता है? इन जो ऑप्शन ए है आर्कियोप्टेरिक्स, इसको पक्षी को सांप खाते हैं, ठीक है? सरीसृप जो रेंगते हैं। और क्लियर? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। रजत मछली, सिल्वर फिश होती है एक, ये बताना है क्या होती है, ठीक है? क्या बताना है इसमें से आपको क्या होती है, ठीक है? तो रजत मछली जो होती है, ऑप्शन ए निडेरियन, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी क्रिस्टेशियन और ऑप्शन डी कीट। इसका लास्ट ऑप्शन जो है आप लिख लें दोस्तों, इसका लास्ट ऑप्शन है आपका कीट। कीट, क्लियर? तो यानी कि इंसेक्ट। तो रजत मछली, सिल्वर फिश, ठीक है? सिल्वर फिश अगर आपने देखी हो, ठीक है, टीवी में, तो आपने ज़रूर इसको महसूस किया होगा किस तरह से ये दिखती है। ये एकदम कीट की तरह दिखती है, ऑप्शन डी कीट की तरह, ठीक है? रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश जो होती है एक प्रकार की कीट, इंसेक्ट होती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी कीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, ठीक है? द्विलिंगी होता है वो आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन आपका बताते हैं। ऑप्शन ए है आपका मधुमक्खी, ऑप्शन बी है आपका एस्कैरिस, ऑप्शन सी है आपका जोंक, ऑप्शन डी है मक्खी। तो ऑप्शन डी लिख लें दोस्तों, इसमें से शायद कुछ कट में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है? मक्खी। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। द्विलिंगी कौन सा है? ऑप्शन सी जोंक, ठीक है? जोंक को कहा जाता है, जोंक को इंग्लिश में लीच कहते हैं, ठीक है? जोंक द्विलिंगी होता है, ठीक है दोस्तों? क्या होता है? द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिसमें मेल एवं फीमेल एक ही, मतलब उसी में होते हैं, ठीक है? मेल भी वही है, फीमेल भी वही है, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। तो इसका राइट एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, ठीक है? जैसे जोंक हो गया और एक दूसरा हो गया आपका केंचुआ। ये ध्यान रखना दोस्तों आपको, ठीक है? क्या है कि ये 2 ऑप्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो मैंने ये लिखा दिए हैं, एक केंचुआ,
एक केंचुआ और एक जोंक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, द्विलिंगी है, ठीक है, द्विलिंगी, इन्हीं में दोनों लिंग होते हैं, ठीक है, नर भी यही होते हैं और मादा भी यही होते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा गर्भ निरोधक गोलियाँ अधिकतर होती हैं, बताना क्या होती हैं, ठीक है, उस गोलियों में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। जो गर्भ निरोधक गोलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं या बनती हैं उसमें क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्टीरोजन प्लस FSH, ऑप्शन बी प्रोजेस्टिरोन प्लस LH, ऑप्शन सी FSH प्लस में LH, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रोजन प्लस में प्रिस्टीरोन, ठीक है, प्रोजेस्टीरोन। तो ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब गर्भ निरोधक गोलियों की जो खोज की थी वो पिनकस जी ने की थी। किसने की थी, पिनकस जी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, किन्होंने की थी, पिनकस जी ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी, ठीक है। उसके अंदर क्या पाया था, उसके अंदर ऑस्ट्रोजेन प्लस में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स ओवरी में पाए जाते हैं। जो ये प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ओवरी में। ओवरी में पाए जाने वाले एक काप्सप्स लुटीना जो एक पदार्थ उसमें से जो स्रावित होता है ना, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसी को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे स्तन का आना, मासिक चक्र शुरू होना, या शरीर के अन्य भागों का जैसे बाल का आना, और जो अपनी उनकी आवाज़ जो होती है वो उनकी पतली होना, ठीक है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर दोस्तों, इनको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ग्रोथ वो होती है जब चाइल्ड पैदा होती है, ठीक है, जब बच्ची पैदा होती है वो उनकी फर्स्ट ग्रोथ होगी। सेकंड ग्रोथ उनके उम्र के साथ साथ जो है बढ़ती रहती है। जब उनके हार्मोन्स उनके एक्टिव होते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन, यह है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन सर्कल यानी कि MC इसको बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सर्कल का पर नियंत्रण रखता है। कौन, एस्ट्रोजन। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तथा जनन अंगों के विकास में भी सहायक करता है, जनन अंगों के विकास में भी सहायक करता है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। क्लियर दोस्तों, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर दोनों होते हैं, एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। जो रक्त में जो हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन है जो उस किस तरह से ये उपस्थित पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डिनर, ऑप्शन बी मोनोमर, ऑप्शन सी पॉलीमर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार से। डाइनर में भी, ठीक है, डिनर इंग्लिश में डाइनर, मोनोमर, ऑप्शन सी पॉलीमर, ये सभी के सभी जो है ना, इस सभी के सभी हार्मोन्स जो होते हैं उसमें इसी तरह से उपस्थित होते हैं। क्लियर दोस्तों, ओके। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ आ गए हैं। डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। किसकी कमी से होता है डायबिटीज़, ये शायद आप बता ही देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए ग्लूकेगोन की कमी से, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन की कमी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से। क्लियर दोस्तों, ये तो आप बता देंगे डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी थायराइड। क्लियर दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव के शरीर में, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, लीवर, जिसको हम यकृत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको, यकृत हिंदी में कहते हैं, ठीक है, लीवर। क्लियर दोस्तों, लीवर, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंत तथा बाहरी श्रावी दोनों हैं, ठीक है, यानी कि वो अंदर भी गिनी जा सकती है और बाहरी भी गिनी जा सकती है, ठीक है, वो आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन ए क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ठीक है, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी थायराइड, ठीक है।
क्या कहा जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। ओके दोस्तों, तो इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनक्रियास। जो पैनक्रियास होती है, ठीक है, जो पैनक्रियास ग्रंथि है उसको आंतः और बाह्य श्राव दोनों, श्रावी के दोनों होते हैं, ठीक है। तो अग्नाशय, इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियास को अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिख दूं मैं जरा आपको। अग्नाशय, क्लियर दोस्तों? अग्नाशय, ओके। इसी को हम पैनक्रियास कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोनों ग्रंथि होती है, आंत और बाहरी, ठीक है। वैसी ग्रंथि जो नालिका युक्त ग्रंथि होती हैं उसे हम, जिसमें नालिका पाई जाती है, ठीक है, उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन जो बाहर की तरफ जो सामान जो होती है, यानी कि जो लिक्विड होता है जो बाहर की तरफ निकालती है, उसको हम एक्सोक्राइन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यकृत हो गया, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम जो होता है बाहर निकलता है, ठीक है, श्रावित होता है, एंजाइम जो होता है बाहर निकलता है। वैसी ग्रंथि जो नालिका विहीन होती हैं, जिसके अंदर नालिका होती ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन कह देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड हो गया, एक तो पिट्यूटरी हो गया, एक थायरॉयड हो गया, ठीक है। इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। शरीर में जो भी हार्मोन हुआ, ठीक है, तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड ने अगर हार्मोन्स स्रावित किया है, निकाला है, तो वो शरीर के अंदर क्रिया करके अंदर ही अंदर शरीर के जो अंदर अंग होते हैं वो ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उससे जो लिक्विड या एंजाइम स्रावित होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों, बाहर के अंगों के लिए प्रभावित करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैनक्रियास। पैनक्रियास। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आप होमवर्क नहीं लेना चाहते तो इसके लिए एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी है। तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है, आपको बताना है वृद्धि हार्मोन, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट जो है मैं यहीं से शुरुआत करूँगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन है ये, और ये आपके लिए होमवर्क है। आपको सिर्फ जो कमेंट सेक्शन है उस पर आपको आंसर को कमेंट करना है, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा कि आपने राइट दिया है या रॉन्ग दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा। क्लियर दोस्तों? तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है ये आपको बताना है। थायराइड से, जनन अंगों से, एड्रिनल से और पिट्यूटरी से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।